1857 की जो क्रांति की जो प्रस्तावना थी आपको बारीकी से बताई थी ना। देखिए, सोलह सौ ईस्वी, कौन सी ईस्वी? ईस्वी में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए हाँ लिख लो, व्यापार करने के लिए भारत भेजा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के साथ परिस्थिति का फायदा उठाया और धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। प्लासी की लड़ाई, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, अंग्रेज प्लस बंगाल, अवध, मुगल। विजय अंग्रेजों की, और यहां भी विजय अंग्रेजों की। ये छाप दो फिर आपको। सब बताएंगे, टेंशन मत ले। देखिए इधर 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति की प्रस्तावना पड़ी थी और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए 1600 ईस्वी में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए, क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए भारत भेजा।
भारत और इंग्लैंड के मध्य एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत ब्रिटिश महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। इसी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए कहां भेजा? भारत। देखिए, परिस्थिति का फायदा उठाया इन लोगों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? तत्कालीन समय की जो भारत की परिस्थिति उसको पहचान लिया, परिस्थिति को पहचाना और परिस्थिति का फायदा उठाया, और धीरे धीरे क्या हुआ? संपूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया कि संपूर्ण भारत पर अपना जो नियंत्रण था वो स्थापित कर लिया। किसने किया? अंग्रेजों ने। इस नियंत्रण की शुरुआत कब होती है? देखिए, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य एक युद्ध होता है। कौन था? सिराजुद्दौला। इनके मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में बंगाल को पूरी तरह से हरा दिया जाता है और अंग्रेजों की विजय होती है। किसकी जीत होती है? यहां से नियंत्रण स्टार्ट हुआ और कुछ समय पश्चात बक्सर की लड़ाई होती है 22 अक्टूबर 1764 को, और इसमें अंग्रेजों ने तो धमाका मचा दिया। संयुक्त रूप से अंग्रेजों की लड़ाई किसके साथ थी? बंगाल, अवध और मुगलों के मध्य। और इन लोगों को इतनी संगठित शक्ति को भी बुरी तरह हरा दिया और ऐसे ऐसे करके संपूर्ण भारत पे क्या कर लिया? नियंत्रण कर लिया। अब इन लोगों ने नियंत्रण कर लिया, लेकिन इन लोगों को हिंदुस्तान से भगाने का काम भी अपने को ही करना होगा। तो लोगों ने लगातार आवाज उठाई, लेकिन सफलता नहीं मिली, और अंत में क्या होता है बच्चों? क्रांति की योजना बनती है। किसकी योजना बनती है? क्रांति। 1857 की क्रांति की योजना नाना साहब, क्या बताया था कल? नाना साहब और अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला प्रतीक क्या था? कमल और चपाती। कमल और चपाती। क्रांति प्रारंभ होने की तारीख क्रांति की शुरुआत की योजनाबद्ध दिनांक। कौन सी दिनांक? योजनाबद्ध। देखिए, क्रांति प्रारंभ हुई थी आपको पता 10 मई को, लेकिन योजनाबद्ध क्रांति कब होनी थी? कि योजना के अनुसार क्रांति की निश्चित तारीख कितनी थी? 31 मई 1857। क्रांति प्रारंभ 10 मई 1857। कहां से? मेरठ से। ये चीज तो आपको सब बता दी। इधर देखिए एक बार, फटाफट मुद्दे पर आऊं। देखिए, 1857 की क्रांति की योजना बनाने वाले जो दो लोग थे वो थे नाना साहब और अजीमुल्ला खां। ये याद रखना होगा कि क्रांति की योजना किन लोगों ने बनाई? नाना साहब और अजीमुल्ला खां ने। और किन लोगों की छाती पे बैठ के बनाई? इंग्लैंड में बैठकर बनाई कि दुश्मन की छाती पे मूंग दलना। तो ताकतवर लोग थे ना। प्रतीक क्या था क्रांति का? कमल, चपाती। कमल और चपाती। ठीक है। क्रांति की शुरुआत की योजनाबद्ध रूप से क्रांति की शुरुआत कब होनी थी? लेकिन क्रांति दुर्भाग्यपूर्ण समय से पहले क्या हो जाती है? प्रारंभ। और वो कब होती है? 10 मई 1857 को। और कहां से होती है? मेरठ से।
और मेरठ वर्तमान में कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? ओके, देखिए शुरुआत हो गई, प्रतीक चिन्ह हो गया, योजना किसने बनाई। लेकिन प्रत्येक चीज की शुरुआत होने से पहले उसके कुछ कारण होते हैं, बिना रीजन के कोई भी काम प्रारंभ नहीं होता। होता है क्या? तो सर्वप्रथम अपन लोगों को इनके कारण पढ़ने होंगे। क्या पढ़ने होंगे? 1857 की क्रांति के कारण। 1857 की क्रांति के कारण। नंबर 1, सामाजिक एवं आर्थिक कारण। नंबर 2, राजनीतिक कारण। नंबर 3, धार्मिक कारण। नंबर 4, सैन्य कारण। देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण और सैन्य कारण। नंबर 5, अन्य महत्वपूर्ण कारक। अन्य महत्वपूर्ण कारण। इसमें क्या आएगा कि जो भी और छोटे मोटे अपन कारण पढ़ेंगे वो सारे आ जाएंगे। समझ गए ना? छाप दो। (1857) की क्रांति के कारण, सामाजिक एवं आर्थिक कारण। नंबर 1 जो कारण था वो क्या कारण था? सामाजिक और आर्थिक कारण। विस्तार से पढ़ेंगे अपन कि सामाजिक और आर्थिक कारण में क्या चीज थी, क्या समस्या थी। नंबर 2, राजनीतिक कारण। 1857 की क्रांति होने का दूसरा कारण क्या था? राजनीतिक कारण। कौन सा कारण था? राजनीतिक कारण। नंबर 3, धार्मिक कारण, कि धार्मिक क्षेत्र का भी कोई बहुत बड़ा कारण था। क्रांति प्रारंभ होने का धार्मिक क्षेत्र का भी बहुत बड़ा कारण था। सैन्य कारण, सेना के भी बहुत बड़े कारण थे, जो हमने पढ़ी थी एनफील्ड, ब्राउन बेस, वो सब इसमें पढ़ेंगे। अन्य महत्वपूर्ण, और भी कई बहुत सारे कारण थे। हर चीज के अलग अलग कारण होते हैं और वो सब कारण हम विस्तार से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पढ़ेंगे नंबर 1, सामाजिक एवं आर्थिक कारण। सामाजिक एवं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। अंग्रेजों द्वारा भारतीय संस्कृति की खिल्लियां उड़ाना। भारतीय रीति रिवाज, परंपरा,
आदि को उजाड़कर ईसाई संस्कृति को बढ़ावा देना, धन निष्कासन की नीति अपनाना, भारतीय कच्चे माल को लूटकर इंग्लैंड भेजना एवं तैयार माल को भारत में बेचना। ताकि भारत का शोषण हो सके। भारतीय कर्मचारियों को अंग्रेजों से कम वेतन मिलना। भारतीयों पर टैक्स लगाना। छाप दो बच्चों। ध्यान से सुनना, अपन नंबर 1 कारण पढ़ रहे थे और वो नंबर 1 था सामाजिक एवं आर्थिक कारण। बोल। भारतीय कर्मचारियों को अंग्रेजों से कम वेतन मिलना। देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक कारण 1857 की क्रांति प्रारंभ होने का जो नंबर 1 कारण था वो था आर्थिक एवं सामाजिक कारण। देखिए, अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति की खिलियां उड़ाना, खिलियां मतलब धज्जियां उड़ाना, समझ गए ना, कि अपने जो भारत की जो संस्कृति थी, अपनी कल्चर, संस्कृति मतलब कल्चर, कल्चर मतलब अपना रीति रिवाज, अपना खाना पीना, उठना बैठना, जो हमारी परंपरा रीति रिवाज जो भी है उसे क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अपनी जो भारतीय संस्कृति थी उनको तो नष्ट करने का काम किया। किसको नष्ट करने का काम किया? भारतीय संस्कृति। और वो लोग भारतीय संस्कृति को नष्ट करके और ईसाई जो पाश्चात्य संस्कृति थी उसको बढ़ावा दे रहे थे। तो बताओ अपन लोग विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? अपनी संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो लोग और अपने ऊपर जबरदस्ती आप अपनी जो पाश्चात्य संस्कृति है वो जबरदस्ती थोप रहे हैं। तो बताओ विरोध के स्वर उठेंगे या नहीं उठेंगे? तो ये भी एक 1857 की क्रांति का क्या था? कारण था। धन निष्कासन की नीति। धन निष्कासन, निष्कासन मतलब निकालना, निष्कासन मतलब निकालना, निकालना मतलब कहां से निकालेंगे? भारत से। कहां से निकालेंगे? कि अंग्रेजों ने धन निष्कासन की नीति अपनाई। किसकी नीति अपनाई?
धन निष्कासन की, कि भारत में जो भी धन है, पूंजी, जमा पूंजी है, उसको एन केन करके, एन केन समझ गए क्या, कि चाहे किसी भी प्रकार का प्रयास किया जाए लेकिन उसको लूट कर यहां से इंग्लैंड भेज दिया जाए। उन लोगों ने क्या किया कि धन निष्कासन की नीति अपनाई। भारत में जो भी कच्चा माल था उसको लूटकर यहां से निकालकर इंग्लैंड भेज दिया, और इंग्लैंड में उस कच्चे माल से जो तैयार वस्तु बनी उसको लेकर कहां के बाजारों में बेचने लगे, भारत के बाजारों में बेचने लगे। और वो लोग भारत के बाजारों में बेचने लगे तो अपनी जो देश की करेंसी है वो कहां जाने लगी, इंग्लैंड। तो चारों ओर से अपन लोगों का शोषण किया उन लोगों ने। उनका आर्थिक मकसद ही था कि आर्थिक रूप से भारतीयों का क्या करना, शोषण करना, क्या करना। इसीलिए उसने कौन सी नीति अपनाई, धन निष्कासन नीति। और इसीलिए आपके क्वेश्चन आएगा कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, नीचे लिखो नोट, NOT नोट, लिखिए फटाफट, नोट, धन निष्कासन का सिद्धांत धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया, नौरोजी, नौरोजी। इसकी पुस्तक का नाम लिखो नीचे, पुस्तक द पॉवर्टी, देखिए द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, द पॉवर्टी ऑफ एन ब्रिटिश रूल, यहां ऑफ और लिखना, द पॉवर्टी ऑफ एन ब्रिटिश रूल। अगर अगला पूछ ले कि किस बुक में सिद्धांत दिया, समझ गए ना, तो उसकी पुस्तक का नाम क्या था, अरे वाह, इसीलिए याद करता हूं मैं तेरे को, लेकिन तू पढ़ता नहीं है। द पॉवर्टी ऑफ एन ब्रिटिश रूल, द पॉवर्टी, पॉवर्टी नहीं, पॉवर्टी ऑफ एन ब्रिटिश रूल। धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने। किस बुक में दिया, द पॉवर्टी ऑफ एन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इंडिया। ओके, कुछ समझ में आया। भारतीय कर्मचारियों को अंग्रेजों से कम वेतन मिलना, देखिए अपना लोग, अपना देश, अपना अधिकार होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने अपने साथ अन्याय किया कि जिस समान पद पर हम नौकरी कर रहे हैं, बराबर के पद पर एक अंग्रेज कर्मचारी है, एक हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी को पेमेंट है, सैलरी कम मिल रही है, और अंग्रेज को क्या मिल रही है, ज्यादा। तो ये काम अच्छा था या गलत, अंग्रेजों को डाक कर या नमक पे जो टैक्स था, डाक पे था, उनसे छुटकारा मिलता था, और अपन लोगों पर जबरदस्ती टैक्स लगाया जाता था, टैक्स। तो बताओ भारतीयों में विरोध की स्वर गूंजेंगे या नहीं गूंजेंगे। ये पे 1857 की क्रांति का क्या था, एक कारण था। आगे चले, नंबर 2 कौन सा लिखवाया था, धार्मिक कारण, राजनीतिक, राजनीतिक कारण। कौन सा कारण, राजनीतिक कारण। देखिए पहले समझ लो, फिर लिखोगे तब आपकी रिपीट हो जाए, पहले समझ लो। देखिए राजनीतिक कारण, ये तो पता चल गया कि राजनीतिक तो मतलब पॉलिटिक्स से संबंधित ही कारण है, कोई राजनीति से संबंधित। क्या होता है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी का नाम सुना है। और 1857 की क्रांति होने का सबसे बड़ा कारण इस भूमिका इस डलहौजी की है। किसकी है, डलहौजी की है। क्योंकि उन लोगों ने एक नीति अपनाई, हड़प नीति। क्या नीति अपनाई, हड़प नीति, जिसे व्यापकगत नीति भी कहते हैं, डॉक्ट्रिनलेस पद्धति भी कहते हैं। इस हड़प नीति के तहत क्या हुआ,
देशी रियासतों को जबरदस्ती हड़प लिया, जबरदस्ती अपने अंग्रेजों के अधिकार में कर लिया, जैसे सतारा, जेतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, इन रियासतों को क्या कर लिया, जबरदस्ती हड़प लिया। तो बताओ इन रियासतों के शासकों में गुस्सा उत्पन्न होगा या नहीं होगा? यह भी एक सबसे बड़ा राजनीतिक कारण था। गोद निषेध प्रथा का त्याग, कि जो शासक हुआ करते थे रियासतों में, एक शासक की मृत्यु होने के बाद में उसका पुत्र उसका उत्तराधिकारी होता था, लेकिन अगर किसी शासक के कोई संतान नहीं है तो वो अपने उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लिए अपना चाहे भाई बहन रिश्तेदार किसी का भी लड़का लड़की हो उसको गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा लागू कर दी कि जिस भी शासक के अगर कोई संतान नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो किसी की संतान को गोद नहीं ले सकता, और अगर उसकी मृत्यु हो गई तो वो रियासत अपने आप किसमें शामिल हो जाएगी, अंग्रेजी साम्राज्य में। तो बताओ जाहिर सी बात है गुस्सा उत्पन्न होगा या नहीं होगा? तो ये ऐसे बहुत सारे राजनीतिक कारण थे, वो हम पढ़ेंगे। देखिए (1848 से 1856 तक डलहौजी के प्रभाव से उत्पन्न विरोध लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति और देखिए हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने किन किन रियासतों को जबरदस्ती हड़पा। नंबर 1 सतारा, नंबर 2 जेतपुर, नंबर 3 संबलपुर, नंबर 4 बघाट, नंबर 5 उदयपुर, नंबर 6 झांसी, नंबर 7 नागपुर, नंबर 8 अवध, सतारा को हड़पते हैं 1848 में, जेतपुर संबल को हड़पते हैं 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में। छाप दो। (1857) की क्रांति के राजनीतिक कारण, और राजनीतिक कारण कौन से थे देखिए। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 56 तक ऐसे ऐसे कारनामे किए कि लोगों में रोष उत्पन्न हो गया और लोगों ने डलहौजी और अंग्रेजी साम्राज्य का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और इस डलहौजी ने क्या क्या काम किया, क्या कारनामे किए देखिए। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। हड़प मतलब जबरदस्ती हड़पना। जैसे किसी की जेब में पैसे हैं और चलते चलते एक व्यक्ति यार पीछे से निकाल के ले गया, तो जबरदस्ती हो गया ना हड़पना। इसी प्रकार की रियासतों की बिना सलाह मशूरे जबरदस्ती रियासतों को हड़प कर अपने साम्राज्य में शामिल करना,
तो इस नीति से लोगों में गुस्सा उत्पन्न हो गया, विरोध उत्पन्न हो गया। तो देखिए सबसे बड़ा राजनीतिक कारण था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। और हड़प नीति के तहत डलहौजी ने किन किन रियासतों को हड़पा, कब हड़पा, ये याद रखने होंगे, सब इंपोर्टेंट है। सतारा सर्वप्रथम किस रियासत को हड़पा? सतारा। कब हड़पा? 1848 में। एक बार पता है ना आपको कि कुत्ता होता है ना, अपने घरों में गांव में कुत्ता रहता है, कुत्ता समझदार होता है, शुद्ध पशु होता है, लेकिन एक बार अगर कुत्ते ने किसी को काट लिया ना, तब उसके आदत हो जाएगी, फिर स्वाद आ जाएगा खून को, समझ गया नहीं? तो बाद में वो जब भी मौको पड़े चेपते को काम। तो देखो अगर एक सतारा को जीत लिया तो फिर इसके मन में लालच आएगा या नहीं आएगा? जेतपुरा और संबलपुर दो रियासत थी, जेतपुरा और संबलपुर दोनों को एक साथ ही हड़प लिया 1849 में। कब हड़पा? 1849 में। बघाट 1850 में। उदयपुर, उदयपुर कौन सी? ये वाली 1852। कब? झांसी यूपी वाली 1853। नागपुर 1854। अवध 1856। अवध यूपी में। तो देखिए इतनी सारी रियासतों को हड़प लिया, तो इन लोगों में गुस्सा उत्पन्न हो गया और ये भी एक सबसे बड़ा रोड़ा बना 1857 की क्रांति का। लेकिन भाई लोगों, ये आप लोगों को याद करनी होगी कि सर्वप्रथम सतारा 1848, जेतपुरा संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 52, झांसी 53, नागपुर 54, अवध 56 याद करने पड़ेंगे आपको। ये सत्ता संभलकर उदय नाग की तरफ झांकी। क्या बोला मैंने? सत्ता संभलकर उदय नाग की ओर बकरी वाला है, संभलकर उदय नाग की ओर झांकी। देखिए इधर स मतलब सतारा, स मतलब संबलपुर, उ मतलब उदयपुर, ना मतलब नागपुर, झा मतलब झांसी, ए मतलब अवध। कौन सी बच गई? एक जेतपुरा बचेगी। तो अरे ऊपर नीचे तो हो सकते हैं, लेकिन इसके तहत आपके अगर वो आ जाए क्वेश्चन की किस रियासत को नहीं हड़पा, तो याद हो गए ना। लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली की सहायक संधि, सहायक संधि 1857 की क्रांति का सब राजनीतिक कारण सहायक संधि भी था। 1798 से 1805 अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली। और इसी वेलेजली ने सहायक संधि प्रारंभ की। देखिए नोट, सहायक संधि का जनक वेलेजली को कहते हैं। किसे कहते हैं? लॉर्ड वेलेजली को। आपसे पूछा जाएगा सहायक संधि का जनक किसे कहते हैं, या सहायक संधि का पिताजी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? लॉर्ड वेलेजली को। किसे कहते हैं? लॉर्ड वेलेजली को, क्योंकि इसी व्यक्ति ने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रारंभ की थी। किसने की थी? वेलेजली ने। तो सहायक संधि का जनक किसे कहते हैं? जन्मदाता किसे कहते हैं? वेलेजली को। देखिए सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाली रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद
और उसका शासक था निजाम अली खां, निजाम अली। और इसने की थी 1798 में। उसके बाद में 1799 में होती है मैसूर। कृष्ण राज बहादुर। फिर होती है 1801 में वाजिद अली। और ये होता है अवध के साथ। ये लिख लो, ये भी 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कारण था।